ओके चलो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ये कहता है जनवरी 2025 में लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया जिससे 2 साल बाद सत्ता शून्य वहां पर समाप्त हो गया। जरा बताओ, सेना के कमांडर रहे हैं वो कौन है इसमें से? ये है मिशेल आउन है, या फिर आप लगाओगे हसन दियाब है, या फिर जोसेफ आउन है, या फिर आप लगाओगे इसमें से नजीब मिकती है। कौन हो जाएंगे इसमें से? जरा बताओ। लेबनान, पहली बात तो लेबनान कहां का देश है? ये तो पश्चिम एशिया का देश है। अगर आप देखोगे ये एक पश्चिम एशिया का देश है। इसकी बात कर रहे हैं हम, लेबनान की बात कर रहे हैं, लेबनान। और लेबनान की जो राजधानी है ना वो है बैरूत। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो वो कौन बन गए हैं उसके? जोसेफ आउन बन गए हैं। सेना के कमांडर रहे थे ये। क्या रहे थे? सेना के कमांडर। ठीक है भाई, सेना के कमांडर रहे। अच्छा, ये जो लेबनान है ना, यहां पर ईसाई धर्म की आबादी देखने को मिलती है। यानी कि पश्चिम एशिया में ये एकमात्र ऐसा देश है जो पश्चिम एशिया में एक ईसाई धर्म वाला देश है। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक महाबोधि मंदिर परिसर, ये आपको कहां पर स्थित लगता है? जरा बताओ, महाबोधि मंदिर परिसर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? अगर हम देखें, भगवान बुद्ध को देख रहे हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। भगवान बुद्ध, ये देखो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था भाई? लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहां पर पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है। पहले कपिलावस्तु वाले क्षेत्र में था। पहले कौन से? कपिलावस्तु वाले क्षेत्र में था। ओके, अब अगर हम देखें, इनका जन्म तो हो गया ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे, इनका 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया था। किससे विवाह हो गया था? यशोधरा से हो गया था। यशोधरा से इनका विवाह, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया देवी। महामाया देवी था। और इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था शुद्धोधन। और वो जो थे वो शाक्य कुल के प्रधान थे। कौन से कुल से आते थे? शाक्य कुल से। इनकी माताजी की इनके जन्म देने के 7वें दिन ही डेथ हो गई थी। साल के वृक्ष के नीचे इनको जन्म दिया था। फिर इनको किसने पाला पोसा था भाई? इनकी मौसी ने। इनकी मौसी का नाम आपको क्या देखने को मिलता है? प्रजापति गौतमी देखने को मिलता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। प्रजापति गौतमी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली। तो सर ये बोल रहा है कि महाबोधि मंदिर कहां है। देखो, इन्होंने घर जो त्यागा था वो 29 वर्ष की अवस्था पे त्याग दिया। 35 वर्ष की अवस्था पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहां पर हो गई थी? बिहार। बिहार में गया जिले में एक जगह पड़ती है गया जी, तो वहां पर महाबोधि मंदिर है जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे हुई थी। निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया। पहला कहां दिया था? वो सारनाथ में जाके। सारनाथ कहां है? यूपी में है, बनारस के पास। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और इन्होंने सबसे ज्यादा जो आपको श्रीवस्ती देखने को मिलता है ना, वो यूपी में है। सबसे ज्यादा उपदेश वहीं दिए। अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया। और कुशीनगर कहां पर है? वो यूपी में ही है। इनका प्यारा शहर श्रीवस्ती था। बोलता है इसमें से बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट, ये पुस्तक आपको किसकी लगती है इसमें से? क्या ये कार्ल सेगन की लगती है, बिल गेट्स की लगती है, मिशेल ग्रीन की लगती है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल गेट्स इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से स्कोरिंग ए कैनिन, क्यू, हिट, ब्रेक, शॉट निम्नलिखित में से किस खेल में उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं? क्या ये गोल्फ में है, शूटिंग में है, तीरंदाजी में, या फिर बिलियर्ड्स में हो जाते हैं? ये किस में है? जरा बताओ एक बार। ये वर्ड को इसमें अब नहीं होगी आई थिंक, है ना। चलो जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? ये किस में यूज होते हैं इसमें से, है ना भाई। अगर आप देखोगे स्कोरिंग है, ए कैनन है, क्यू, हिट, ब्रेक, शॉट, ये बिलियर्ड्स में होते हैं। याद रखोगे किस में हो जाते हैं? बिलियर्ड्स में यूज होते हैं। अजो भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं लूर निम्नलिखित में से आपको किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य देखने को मिलेगा? कौन से की बात कर रहे हैं हम? अगर हम देखें लूर की बात कर रहे हैं, चाहे तो हम लूर को देखें, चाहे हम गुग्गा को देखें, चाहे हम डफ को देखें, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? ये हरियाणा इज द राइट आंसर। ओके, और हरियाणा अगर आप देखोगे 1 नवंबर 1966 में पंजाब से अलग होकर बना है। इससे पंजाब से अलग होकर बना है। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? हम किसकी बात कर रहे हैं? फतेहपुर सीकरी की बात कर रहे हैं। ये फतेहपुर सीकरी कहां पर आपको देखने को मिल जाता है? ये है आगरा के पास। देखो, मुगलों की पहली राजधानी आगरा रही थी, जो कि बाबर ने इसी को बनाया था यहां पर आकर। ठीक है भाई, क्या भाई हमारी राजधानी ये है। फिर अगर आप देखोगे आगे चलकर, है ना, आगे चलकर जैसे कि बाबर के बाद अगर आप देखोगे हुमायूं की भी सेम ही थी।
हुमायूं के बाद अगर आप देखोगे अकबर, अकबर की भी सेम थी, लेकिन अकबर ने अलग अलग राजधानियां बनाई अपनी। जैसे कुछ समय के लिए फतेहपुर सीकरी को भी बना लिया था, और फतेहपुर सीकरी इसी ने शहर बसाया था आगरा के पास, है ना भाई, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी शहर इसी ने बसाया था। अकबर की राजधानी लाहौर भी रही थी कुछ समय के लिए, अकबर की राजधानी काबुल भी रही थी, और अकबर की राजधानी आगरा भी रही थी। तो अकबर की 4 राजधानियां रही थी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा ये, और अकबर का टाइम पीरियड है 1556 से लेकर 1605 के बीच का समय। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं शीतलाष्टी त्योहार, ये आपको किससे संबंधित लगता है, जरा बताओ। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए, या फिर महाभारत, या फिर आप लगाओगे रामायण, या फिर भगवान शिव और पार्वती का विवाह इस पर होता है। जरा बताओ, शीतलाष्टी त्योहार के बारे में बात कर रहे हैं हम, क्या हो सकता है एक राइट आंसर इसमें से। शाबाश, जरा सोचो कौन सा है एक राइट आंसर इसमें से। शाबाश भाई, है ना। अगर हम गड़बड़ नहीं करेंगे तो कर सकते हैं। बच्चा कह रहा है इसमें से पक्की बात है डी, बुराई पर अच्छाई की जीत। नहीं रे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भाई, हमारा राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव और पार्वती का विवाह इज द राइट आंसर। ये इसको दर्शाया जाता है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत के संदर्भ में सिलंबन, थांगटा और थोड़ा, ये जो शब्द है ये आपको किससे संबंधित लगते हैं। अगर हम देखें सर, क्या ये शास्त्रीय नृत्य रूप है, नो। संगीत वाद्य यंत्र है, नो। शुद्ध कला नृत्य है ना, ये मतलब युद्ध कला नृत्य है, यस, युद्ध कला नृत्य ये है हमारे। यानी कि ये जो सिलंबन है ये एक युद्ध कला नृत्य है। कहां का, तमिलनाडु का। थांगटा कहां का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा। थोड़ा कहां का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। गतका कहां का हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पंजाब का हो जाएगा। पाइका कहां का हो जाएगा, पाइका उड़ीसा का हो जाएगा। युद्ध कला नृत्य है, मतलब एक मार्शल आर्ट। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर। बोलता है लेजिम नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं भाई। इसमें एक लकड़ी के मैलेट जैसे वाद्य यंत्र शामिल होते हैं, जिसका उपयोग नर्तक नृत्य करते समय लयबद्ध ध्वनियां उत्पन्न करने के लिए करते हैं, या फिर यह मुख्य रूप से केरल राज्य के लिए है। अब जरा बताओ इनमें से कौन सा आपको सही लगता है। केवल एक, दो, या फिर एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो। जरा बताओ कौन सा आपको इसमें से सही लगता है। भाई लेजिम नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं हम। लेजिम, लेजिम नृत्य शैली कहां की है ये बताओ पहले, आंसर यही आ जाएगा हमारा। ठीक है भाई, ये है हमारा महाराष्ट्र से। याद रखोगे कहां से है, महाराष्ट्र से। इसमें एक लकड़ी के मैलेट जैसे वाद्य यंत्र शामिल होते हैं, जिनका उपयोग नर्तक, है ना भाई, नृत्य करते समय लयबद्ध ध्वनियां उत्पन्न करने के लिए करते हैं। ये बिल्कुल भी केरल का नहीं है, ये महाराष्ट्र का है। ओनली एक हमारा सही है, ओनली वन वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 1985 में 52वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में क्या संशोधन किया गया। जरा बताओ क्या किया गया। दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया, या फिर करों को बढ़ाने के संबंध में संघ और राज्यों में संशोधन किया गया, या फिर आप लगाओगे संघ और राज्य सूची में संशोधन हुआ क्या, या फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया, या फिर भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में सिक्किम का गठन किया गया। जरा बताओ किसकी बात कर रहे हैं हम, तो वो हो जाएगा ए। ठीक है भाई, 52वां संविधान संशोधन 1985 ये है। ध्यान रखोगे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और ये किससे जुड़ी हुई है, दल बदल से जुड़ी हुई है, दल बदल से जुड़ी है। ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं गांधी इरविन संधि के मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई। जरा बताओ क्या लगाओगे, गांधी इरविन, ये जो है, ये जो समझौता हुआ था गांधी इरविन समझौता, इसके बारे में जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे। गांधी इरविन समझौते के बारे में जरा बताओ इसमें से। अगर हम देखें मोतीलाल नेहरू है, या फिर तेज बहादुर सप्रू है, या फिर आप लगाओगे एनी बेसेंट है, या फिर चिंतामणि है, ये कौन हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं भाई। अगर हम देखें गांधी इरविन समझौता होना शुरू हो गया था 17 फरवरी से, और 5 मार्च में, है ना भाई, 5 मार्च में जाकर ये कंप्लीट हुआ था। 1931 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है भाई, और इसमें तेज बहादुर सप्रू ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इस समझौते को करवाने में। कुछ मांगे गांधी जी की मानी गई थी इरविन के द्वारा, और ध्यान रखोगे, और इरविन की कुछ गांधी जी ने मान ली थी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, ये ध्यान रखना। जो 1930 में शुरू हुआ था उसको 1931 में गांधी इरविन समझौते पे समाप्त कर दिया गया। हालांकि एक और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ आगे चलकर, जो 1932 से 1934 के बीच में था। तो 2 सविनय अवज्ञा हुए, पहला वाला ज्यादा हिट हुआ था। दिल्ली मुंबई राजमार्ग पर बनाया गया भारत का पहला वन्यजीव गलियारा
वन्यजीव अभ्यारण्य के पास है। किसके पास है ये, जरा बताओ क्या लगाओगे, रणथंभौर के, या फिर आप लगाओगे इसमें से जिम कॉर्बेट के, बांधवगढ़ के, या फिर कान्हा के पास आपको देखने को मिलेगा। देखो भाई आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है दिल्ली और मुंबई, ठीक है, इस ये जो राजमार्ग पर बनाया गया भारत का पहला वन्यजीव गलियारा है, वो आपको किसके पास देखने को मिलेगा, किस वन्यजीव अभ्यारण्य के बिल्कुल नजदीक देखने को मिलेगा। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना, शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। रणथंभौर के पास तो नहीं है, सोच लेना रणथंभौर वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। तो हमारा राइट आंसर है रणथंभौर, और रणथंभौर आपको कहां मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर है रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य के बिल्कुल नजदीक से है ये, तो हमारा राइट आंसर, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। 68वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन ये किसने करा है, जरा बताओ, हेमंत सोरेन ने किया, या फिर अनुराग गुप्ता ने किया, या फिर आप लगाओगे संतोष गंगवार, या फिर अलका तिवारी ने किया। हम किसकी बात कर रहे हैं, 68वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन के बारे में बोल रहा है। जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे, कौन सा हो जाएगा, क्या हम इसमें से अलका तिवारी लगा सकते हैं, है ना भाई, शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, है ना, डी इज द राइट आंसर, अलका तिवारी ने किया ये। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं गौतमी पुत्र शतकर्णी की उपलब्धियों को शानदार शब्दों में किसमें दर्ज किया गया है। देखो अगर आप देखोगे सातवाहन वंश को, ये जो सातवाहन वंश था ये दक्षिण भारत में चलता था। कौन से क्षेत्र में चलता था, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वाले रीजन में चलता था। और इसकी नींव किसने रखी थी, सिमुक ने रखी थी, सिमुक ने इसकी नींव रख दी है। ओके, इसमें जो भाषा हुआ करती थी वो प्राकृत भाषा यूज होती थी। कौन सी, प्राकृत भाषा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें प्राकृत तो भाषा, शीशे के ये सिक्के चलाते थे, शीशे के सिक्के, अच्छा ठीक है। अब इसी में एक महान शासक हुआ गौतमी पुत्र शतकर्णी। अब इसके बारे में जो ज्यादातर आपको देखने को मिली है वो नासिक के शिलालेख से देखने को मिलती है, जो महाराष्ट्र में ही है। ये इसकी माता, ध्यान रखोगे, माता के द्वारा गढ़वाया गया शिलालेख है, ध्यान रखोगे, नासिक का शिलालेख, तो उसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर होगा, सिमुक शिलालेख नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी, नासिक का शिलालेख है, जो इसकी माता ने, ध्यान रखोगे, गढ़वाया था, गौतमी ने गढ़वाया था, और इसका नाम गौतमी पुत्र शतकर्णी है। ये जो राजा थे ना सातवाहन वाले, इनकी माताओं के नाम पर इनके नाम मिलते थे राजाओं के, यानी कि अपने नाम में अपनी माता का नाम लगाते थे ये राजा, ठीक है। ये 23वें नंबर का राजा था इस वंश का, 23वें वंश है ना भाई, 23वें नंबर का। एक इनमें हाल नाम का राजा था, वो बहुत बड़ा कवि था, उसने क्या लिखी थी, गाथा सप्तसती लिखी थी, गाथा सप्तसती भी उसने लिखी है, ठीक है भाई, हाल नाम के ने। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। जरा बताओ इसमें से कौन से का आपको देखने को मिल जाएगा। देखो अगर आप देखोगे 1869 में जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी आई थी तो उसमें केवल जो ज्ञात तत्व थे वो 63 थे। इस आवर्त सारणी को मोस्ले ने चैलेंज किया था। मोस्ले ने कब चैलेंज किया था, वो किया 1913 में जाके। लेकिन आज आप आधुनिक आवर्त सारणी को देखोगे तो इसमें 118 तत्व आपको देखने को मिलेंगे और इसमें 18 समूह आपको देखने को मिलेंगे और इसमें 7 आपको आवर्त देखने को मिलेंगे। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा। ठीक है भाई, पक्की बात है, क्या हम इसमें से जिंक लगा सकते हैं? कई सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है टाटा आयरन एंड स्टील है ना भाई, टिस्को निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपको देखने को मिल जाएगी? क्या आपको भिलाई में देखने को मिलेगी, जमशेदपुर में देखने को मिलेगी, दुर्गापुर में देखने को मिलेगी, राउरकेला में ये आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम देखें टिस्को के बारे में जरा बताइए, टिस्को आपको कहां पर देखने को मिलेगी, टिस्को किस जगह पर है, क्या आपको इसमें से लगेगा? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। टिस्को कहां है? बच्चे कह रहे हैं जमशेदपुर, पक्की बात है, सोच लेना, जमशेदपुर वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है ना, जो जमशेदपुर लगा रहा है वो बिल्कुल ठीक आंसर कर रहा है। और जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना, इसकी स्थापना कब हुई? 1907 में। लेकिन उस समय पर इस शहर को साकची बोला जाता था, साकची, और ये किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अब इसको, इसका नाम जमशेदपुर किसने करा था? आपको याद है एक चेम्सफोर्ड नाम का वायसराय हुआ था, चेम्सफोर्ड, जो 1916 से 1921 के बीच में था, उसने इसका नाम, ध्यान रखोगे, जमशेदपुर कर दिया साकची से। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है अभिकथन 1, महाधिवक्ता कानूनी मामलों में राज्य सरकार की मदद के प्रभारी है। क्या आपको यह लगता है
अब कारण है राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून प्रवर्तन अधिकारी है। अब आपको क्या लगता है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, या फिर आप लगाओगे ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। जरा बताओ, ए असत्य है और आर सत्य है, जरा बताओ कौन सा लगाओगे इसमें से, है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, सोच रहे हो, पक्की बात है। एक कह रहा नो आइडिया, ठीक है, चलो सोचते हैं, आंसर हमारा बन सकता है, जरा बताओ इसमें से क्या होगा। देखो भाई, ये जो अब देखते हैं राज्य में महाधिवक्ता जो आता है हमारा राज्य का, ये 165 में है इसकी नियुक्ति, और वो कौन करता है, गवर्नर करता है इसकी नियुक्ति, राज्यपाल करता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, महाधिवक्ता कानूनी मामले में राज्य सरकार के मदद करने का प्रभारी है। सही बात है, पहला कथन बिल्कुल ठीक है। राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून प्रवर्तन अधिकारी है, यह बात बिल्कुल गलत है। तो ए सत्य है ओनली और आर असत्य है, इसको आप हटा दोगे, सी यहां पर देखोगे बस। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी आपको कोशिका देखने को मिलेगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में जरा बताओ कौन सी है। क्या आपको शुक्राणु, ओवम, या फिर न्यूरॉन्स, या फिर ऑस्टियोक्लास्ट देखने को मिलेगी, जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। जिसका व्यास है, जिसका व्यास आपको ध्यान रखोगे 0.1 मिलीमीटर आपको देखने को मिलेगा, वो है ओवम। हमारी बॉडी में अगर आप देखोगे रेड ब्लड सेल्स आपको देखने को मिलेंगी और व्हाइट ब्लड सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम देखें आरबीसी का जो कार्यकाल होता है वो लगभग 120 दिन का होता है, और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 13 से 20 दिन का होता है। 13 से 20 दिन का कार्यकाल होता है, यह भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलते हैं नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है, जो निम्नलिखित में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है। देखो भाई, नुआखाई का मतलब है नया खाना, मतलब नया चावल। ठीक है भाई, नया चावल उनके घर पे कट के आ रहा होता है, सितंबर अक्टूबर में ये मनाया जाता है, और ये पश्चिम उड़ीसा में मनाया जाता है ना भाई, पश्चिम उड़ीसा में, उड़ीसा के वेस्ट में मनाया जाता है, झारखंड की तरफ को। तो ये किसके बिल्कुल नजदीक मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी के। तो हमारा राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। बोलता है डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए इनमें से किसने नई सुविधा लॉक एफडी शुरू की है। वो किसने शुरू की है भाई, लॉक एफडी, जरा बताओ इसमें से, है ना, ये कौन हो जाएगा। क्या लगाएंगे लॉक एफडी के लिए, एक्सिस बैंक, या फिर आप लगाओगे आईसीआईसीआई बैंक, या फिर एचडीएफसी बैंक, या फिर यस बैंक है, कौन सा हो जाएगा इसमें से, जरा बताओ क्या हो जाएगा, किसने ये करी है। पक्की बात है एक्सिस वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, एक्सिस इज द राइट आंसर। ओके, खींच गए, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस वर्ष में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी ने भारत का दौरा किया था और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा करी थी। अब ये कब करी है, क्या आप लगाओगे 1911, 1908, 1901, या फिर आप लगाओगे 1885, ये कौन सा है। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्या हम 1911 लगा सकते हैं, क्योंकि जॉर्ज फिफ्थ और महारानी मैरी, ध्यान रखोगे, ये आए थे और दिल्ली दरबार लगा था। ओके भाई, और कोरोनेशन पार्क में, दिल्ली में कोरोनेशन पार्क पड़ता है, कोरोनेशन मतलब राज तिलक पार्क। तो ये जो जॉर्ज पंचम है ना, इनका राज तिलक दिल्ली में हुआ था, तो इनके साथ महारानी मैरी भी आई थी, तभी घोषणा करी गई थी कि कलकत्ता के स्थान पर हम दिल्ली को राजधानी बनाएंगे। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है मुस्लिम कट्टरवाद के प्रत्युत्तर में हिंदू महासभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई है, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें, देखो भाई, हिंदू महासभा कब बनी है, यह बनी है 1915 में। क्या नाम था, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नाम से बनी है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, हिंदू महासभा के नाम से बनी है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, 1915 वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा, ये इसने किसने इसकी स्थापना करी थी, अगर हम देखें मदन मोहन मालवीय जी ने करी है, इन्होंने इसकी स्थापना करी है, मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है भाई, मदन मोहन मालवीय जी ने ही 1916 में बीएचयू की स्थापना करी थी एनी बेसेंट के सहयोग से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, खींच गए भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ऑपरेशन हॉक में सीबीआई ने किस प्रकार के साइबर अपराध को लक्षित किया है। ऑपरेशन हॉक किससे संबंधित हो जाएगा, क्या ये वित्तीय धोखाधड़ी से है, या फिर सरकारी प्रणालियों की हैकिंग से है, या फिर ऑनलाइन बाल यौन शोषण से है, या फिर चोरी की पहचान से है, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना। अगर हम देखें ऑपरेशन हॉक में सीबीआई ने किस प्रकार के साइबर अपराध को लक्षित किया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑनलाइन बाल यौन शोषण इज द राइट आंसर, है ना भाई, क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की शर्तों के तहत हुई थी? जरा बताओ किस सम्मेलन के तहत हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत, याल्टा सम्मेलन के तहत, तेहरान सम्मेलन के तहत, या फिर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के तहत? हम किसकी बात कर रहे हैं? आईएमएफ। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। आईएमएफ ये कब बना है? 1944 में बना है और इसका हेडक्वार्टर है यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। और इसकी जो भी एमडी है उनका नाम क्या है? क्रिस्टलिना जॉर्जियावा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। क्रिस्टलिना जॉर्जियावा है इसकी एमडी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अपना दूसरे कार्यकाल के लिए बैठी थी 2024 में। ये दूसरी बार भी इसकी एमडी चुनी गई थी। ओके, अब जरा बताओ इसकी स्थापना जो हुई है वो किसकी वजह से हुई है? जरा बताओ कौन से सम्मेलन की वजह से हुई है? बहुत अच्छा, कई सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ना भाई, बहुत बहुत बढ़िया है ना भाई। वुड्स, ध्यान रखोगे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन इज द राइट आंसर। यह सम्मेलन 1944 में ही हुआ था और इसी सम्मेलन से हुई है। अच्छा, आईएमएफ की स्थापना क्यों की गई? डूबती हुई अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए, और ये आज भी डूबती हुई अर्थव्यवस्थाओं को बचाता है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि अगर आप देखोगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो थी ना, जो 1939 से लेकर 1945 के बीच में चली थी, इस बीच में बहुत सारे यूरोपीय देश बर्बाद हो गए थे। तो अब कैसे भी करके उन देशों को उभारना था, तो ध्यान रखोगे आईएमएफ के जरिए उन्हें उभारा गया। और आज भी आईएमएफ यही काम करता है। श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों को पैसा देता है, इंडिया को भी दिया था 1991 के समय पर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है पुस्तक द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, ये जरा बताओ ये इसकी लेखिका कौन लगती है? क्या अनुष्का शर्मा हो जाएंगी, या फिर पूजा पुजारा हो जाएंगी, साक्षी धोनी हो जाएंगी, या फिर आरती कोहली हो जाएंगी? जरा बताओ द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। ये कौन सा है सर? हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो है पूजा पुजारा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, है ना। ये किसकी है? पुजारा की वाइफ है, पुजारा की पत्नी है ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। चेतेश्वर पुजारा की पत्नी हो जाएंगी ये। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। 1857 की क्रांति में कानपुर के प्रमुख नेता आपको कौन लगते हैं? देखो भाई, 1857 की क्रांति की बात करते हैं हम। ठीक है, अब ये 1857 की क्रांति 10 मई को शुरू हो गई थी। कहां से शुरू हो गई थी? मेरठ से शुरू हो गई थी। क्रांतिकारी कहां पहुंच गए थे? अगर आप देखोगे 11 मई को वो पहुंच गए थे दिल्ली, और दिल्ली में जाके पूरी क्रांति का नेता बहादुर शाह सेकंड को चुन लिया गया। बहादुर शाह सेकंड को पूरी क्रांति का नेता चुन लिया गया। लेकिन ये तो बुजुर्ग थे, इसलिए वास्तव में नेतृत्व बख्त खां कर रहे थे। ओके, लेकिन अलग अलग एरिया से अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से कौन कर रहे थे? नाना साहेब। उनका साथ कौन दे रहे थे? तात्या टोपे दे रहे थे, है ना। तात्या टोपे ने रानी झांसी जो थी ना, झांसी की रानी, उनका भी साथ दिया था। ये भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सिविल एंड मिलिट्री गजेटियर निम्नलिखित में से किस शहर में प्रकाशित हुआ था? जरा बताओ क्या लगाओगे? मद्रास, इलाहाबाद, कलकत्ता, या फिर लाहौर में हुआ था? ये कहां पर हुआ था? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं, है ना। ये कौन सा होगा एक राइट आंसर? बोलता है, ये बोलता है सिविल एंड मिलिट्री गजेटियर निम्नलिखित में से किस शहर में प्रकाशित हुआ था? ये कहां पर हुआ है? लाहौर में हुआ है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, लाहौर में प्रकाशित होने वाला पहला न्यूज़पेपर माना जाता है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कहां हो जाएगा? ये लाहौर में। लाहौर आपको कहां पर देखने को मिलता है? ये पाकिस्तान में है, और ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, रावी नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। क्लियर है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी से संबंधित है? छन्नक छम है, नाती है, झन्नता है, डांगी है, ये सारे ही वहां होते हैं हिमाचल प्रदेश में। अब जरा बताओ कौन सा लगाओगे इसमें से? शाबाश। क्या हम छन्नक छम लगा सकते हैं इसमें से? है ना भाई, वो तो नहीं है। ठीक है भाई, तो फिर कौन सा हो जाएगा? जरा बताओ, है ना। क्या छन्नक छम हम लगाएं या ना लगाएं इसमें से? है ना भाई, वही है, छन्नक छम इज द राइट आंसर। यही होता है, ध्यान रखोगे, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में। क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें आपको दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी दिखाई देती है, अनाई मुंडी। देखो, अगर हम देखें, चाहे तो हम यूं बोल दे कि इस पूरे प्रायद्वीप भारत की नीचे की सबसे ऊंची चोटी, चाहे हम ये कह दें कि दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी, वो कहां मिलेगी? केरल में मिलेगी आपको। और केरल में क्या है? वो अनाई मुंडी है। ठीक है भाई, अनाई मुंडी कितनी ऊंची है? ये जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर ऊंची है। केरल में आपको कौन से में देखने को मिलेगी? है ना। अगर हम देखें, किस आपको जिले में देखने को मिलेगी? पलक्कड़ में देखने को मिलेगी। कहां है ये? पलक्कड़ में आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केरला वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।
बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? कोई एक नहीं है। खरीफ की नहीं तो रबी या जायद की होगी भाई। तो कौन सी लगती है? क्या कपास है, मूंगफली है, मक्का या फिर सरसों है? अगर हम देखें खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ की फसल जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना? खरीफ की कौन सी नहीं है? सरसों नहीं है। सरसों तो रबी की फसल है। किसकी फसल हो जाएगी? रबी की फसल है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। खींच गए, शाबाश, बहुत अच्छे। तो हमारा राइट आंसर है रबी की फसलें हमेशा सर्दियों में बोई जाती हैं। जैसे कि आप कह सकते हो जौ हो गया, जैसे कि आप गेहूं कह सकते हो, जैसे कि चना कह सकते हो, जैसे कि मटर आप कह सकते हो, है ना? ऐसे आप ध्यान रखोगे। जैसे कि मसूर कह सकते हो, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, मसूर तो इसकी है, लेकिन आपसे अगर अरहर के बारे में बोला जाए, अरहर हो गई, उड़द हो गई, उड़द, मूंग हो गई, वो आपको बोई जाती है खरीफ के समय पर। ठीक है भाई, ध्यान रखो खरीफ के। आ जाओ नेक्स्ट पर। राइन घाटी और वॉसगेस पर्वत, ये आपको किस के उदाहरण देखने को मिलते हैं? क्या ये ब्लॉक पर्वतों के हैं, या फिर वलित पर्वतों के हैं, या फिर आप लगाओगे ज्वालामुखी पर्वतों के हैं, या फिर आप लगाओ ग्लेशियर के हैं? राइन घाटी और वॉसगेस पर्वत के बारे में आपसे पूछ रहा है, जरा बताओ क्या लगाओगे? ये कैसे पर्वत हैं? देखो, पहली बात तो राइन नदी ही राइन घाटी बनाती है। ठीक है, देखो क्या है असल में, मान के चलो ये आपकी कांस्टेंट झील हो गई। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे स्विट्जरलैंड के अंदर वहां से एक नदी निकलती है, राइन नदी निकली भाई। इसके इस तरफ तो है जर्मनी और इस तरफ है इसके फ्रांस। ठीक है भाई, ध्यान रखो फ्रांस। जर्मनी में यह ब्लैक फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, जहां कोयला आपको देखने को मिलता है। कोयला क्या आपको देखने को मिलेंगे यहां पर? ब्लैक फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं यहां पे। ठीक है भाई, इसके पूर्व की साइड इस नदी के। और फ्रांस में यहां पर आपको वासजेस पर्वत देखने को मिलते हैं। वासजेस पर्वत यहां पर आपको ये देखने को मिलते हैं, यानी इसके पश्चिम में ये है। अब ये नदी यहां से बीच से होकर ऐसे गुजर रही है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? अपनी घाटी बनाती हुई दोनों देशों का बॉर्डर भी बना रही है, फिर जर्मनी में आ गई, उसके बाद ये कहा नीदरलैंड में चली गई और आगे जाकर गिर गई। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कहा जाके? उत्तरी सागर में जाकर गिर गई, उत्तरी सागर में। नीदरलैंड का सबसे बड़ा बंदरगाह या फिर यूरोप का सबसे बिजी बंदरगाह रॉटरडम इसके किनारे है। रॉटरडम यूरोप की सबसे ज्यादा बिजी नदी है, ये व्यस्त नदी है, व्यस्त नदी। ओके, और ये भ्रंश घाटी से होकर भी बहती है ये नदी। यूरोप में भ्रंश घाटी से बहती है ये नदी। इसको कोयला नदी भी बोल देते हैं हम, याद रखोगे, कोयला नदी। अच्छा, अब ये यूं कह रहा है कि ये जो राइन की घाटी है, राइन जहां से गुजर रही है वो, और जो ये वॉसजेस पर्वत है फ्रांस में, ये किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वतों का। ठीक है भाई, ये भ्रंश पर्वतों का एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय नौसेना ने किस देश में आपदा राहत के लिए ऑपरेशन वेनिला शुरू किया है? जरा बताओ, ये मेडागास्कर में, सेशेल्स में, मॉरिशस में, या फिर आप लगाओगे कमरोज में? ये कहां पर किया है? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, है ना? ये कौन सा हो जाएगा? गड़बड़ ना हो, शाबाश, ऐसे आप कर सकते हो। एक कह रहा सर आज बहुत टफ क्वेश्चन है। टफ नहीं है कुछ भी, सब मन का बहम है। ठीक है, इसको कर दोगे तो आसान है, ना हुआ तो टफ लगेगा। ठीक है भाई, टफ कुछ नहीं है। बट आज जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। इसमें से ये कौन सा हो जाएगा? इसमें से मेडागास्कर इज द राइट आंसर। भारतीय नौसेना, ये पहली बात कहां पड़ता है? देखो, ये है अफ्रीका। अफ्रीका का यहां पर एक मेडागास्कर हिस्सा है, यहां हमारा इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही इंडियन ओशियन में ही ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर जो है, समुद्री लुटेरे यूज करते हैं इस मेडागास्कर को। क्यों करते हैं समुद्री लुटेरे ज्यादातर यूज? पुराने समय पर, आज तो नहीं करते। पुराने समय पर जैसे कोई जहाज जा रहा होता था, उसको लूट लेते थे और यहां पर बढ़ जाते थे। लूट मार के लिए इसको अड्डा बना रखा था पहले। तो यहां पर क्या है, हमने अभी क्या चलाया? ऑपरेशन वेनिला चलाया है मेडागास्कर के लिए। आईएनएस ऐरावत यहां पर पहुंचा था हमारा, ये बात ध्यान रखोगे। कौन सा? आईएनएस ऐरावत यहां पर पहुंचा था। आज भी नेक्स्ट पर। उस्ताद विलायत खान, जरा बताओ किस चीज के उस्ताद हैं? क्या आप लगाओगे बांसुरी के, सितार के, तबले के, या फिर मृदंगम के लगते हैं? इसमें से क्या लगता है? ये सितार लगा सकते हैं हम इसमें से, है ना भाई? ये कौन सा हो जाएगा जरा बताओ, है ना? जल्दी जल्दी आंसर करो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, है ना भाई? बिदक क्यों रहे हो इतने? ये कौन सा हो जाएगा? सितार इज द राइट आंसर। सितार वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 1964 में सरकार ने इन्हें पद्मश्री देने की बोली, तो देखो पद्मश्री इन्होंने नहीं लिया। 1968 में इन्होंने, सरकार ने बोला कि आप पद्मा विभूषण ले लीजिए अब, तो इन्होंने उसको भी मना कर दिया। सरकार बोली कि अब इनको ऐसा क्या दे भाई? तो ध्यान रखोगे, सरकार ने इनको आफताब ए सितार का खिताब दिया। ठीक है भाई, आफताब ए सितार, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। हरेला त्योहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्योहार है।
जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? क्या ये असम में, हरियाणा में, या फिर उत्तराखंड में, या फिर मध्य प्रदेश में? जरा बताओ क्या लगाओगे। शाबाश, बहुत अच्छे। ये हम क्या कह रहे हैं, जो हरेला त्योहार है वो हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाए जाने वाला है त्योहार। जरा बताओ क्या लगाओगे। पक्की बात है, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के जो सीएम है वो कौन है? वो हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। शाबाश। एक कह रहा सर आपको सर्दी नहीं लगती, ये बोर्ड है ना, बोर्ड आग फेंक रहा है, आग। और जो इसमें लाइट लगी हुई है आसपास, वो और ज्यादा पतंगे फेंक रही हैं, तो इसमें काहे की सर्दी है, सोचो, समझ गए। भभका हो रहा है बहुत गर्मी का। ये कौन सा लगेगा? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जरा बताओ क्या लगाओगे, इन पर करो विचार, क्या लगाओगे इसका एक हिसाब। सही सही, फिर से आपको ऐसा ही है, कूट वाला क्वेश्चन है, कोडिंग वाला क्वेश्चन है। जरा बताओ क्या कह रहा है। बोलता है मौलिक अधिकार है जो भाग 3 में है हमारे, उनका उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है क्या, या फिर ये न्यायोचित है, अर्थात इनके उल्लंघन की स्थिति में ये न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से परिवर्तनीय है, या फिर वे व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। इनमें से कौन सा आपको सही लगता है? जरा बताओ क्या लगाओगे। ये केवल 1 2 है, या फिर 2 3 है, या फिर आप लगाओगे 2 है, या फिर आप लगाओगे 1 2 3 है। ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, पक्की बात है ना भाई। देखो भाई, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, नो, ये तो कुछ बना ही नहीं यहां पे। ठीक है भाई, न्यायोचित है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोर्ट में ले जा सकते हो, है ना भाई। अगर कोई इनको आपके दबा रहा है मौलिक अधिकारों को, आप कोर्ट जा सकते हो। वे व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल देते हैं। ठीक है भाई, तो हमसे क्या पूछा? ओनली 2 3 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, 1 2 नहीं, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। 123 1, 123 3, या फिर आप लगाओगे 123 124 2, या फिर 128 4। ये कौन सा लगता है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए बोलता है 124 2 इज द राइट आंसर। कौन सा है? ध्यान रखोगे, 124 2 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। 124 से 147 के बीच में संविधान के भाग, है ना, ध्यान रखोगे, संविधान के भाग 5 में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। बोलते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है? कौन सा? 16 15 17 या फिर 18? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना भाई। ये कौन सा हो जाएगा? इस बार गड़बड़ ना हो, पॉलिटी से भी गड़बड़ कर रहे हो तुम, है ना, कैसे काम चलेगा? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, कौन सा लगा सकते हो? 16 है, 15 है, 17 है, 18 है? देखो ध्यान से, 16 नहीं है, 15 है। क्या कह रहा है? राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। वो कौन सा है? ध्यान रखोगे, असल में 15 का 4 है, ध्यान रखोगे, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे, हमारा राइट आंसर है ना। समानता की बात बोली गई है, धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, किसी से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, समानता की बात की गई है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है द कॉन्शियस नेटवर्क, जरा बताओ ये किसकी है? कौन सी? द कॉन्शियस नेटवर्क के लेखक कौन है? ये आप लगाओगे इसमें से सुगाता श्रीनिवास राजू, या फिर आप लगाओगे इसमें से आर कौशिक है, या फिर रस्किन बॉन्ड है, या फिर आप लगाओगे इसमें से सुनील सेठ है। ये जरा बताओ कौन है? क्या आप लगाओगे? सुनील सेठ। द कॉन्शियस नेटवर्क हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सुगाता श्रीनिवास राजू इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। 2011 में अखिल भारतीय स्तर पर लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 था। ग्रामीण क्षेत्र में वो कितना था? जरा बताइए। देखो भाई, 2011 के हिसाब से हमारा लिंगानुपात इतना था भाई, 1000 पुरुषों पर औसतन इतनी महिलाएं थी। आप ये बता दीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना था, फिर हम ये देख लेंगे कि शहरी क्षेत्र में कितना था। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो था वो 949 था ग्रामीण क्षेत्र में, और अगर आप देखोगे शहरी में था 929। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 949 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। हमसे किसके बारे में पूछ रहा है? ध्यान रखोगे, हमसे पूछ रहा है ग्रामीण वाले के। तो ग्रामीण में बहुत अच्छा लिंगानुपात था, शहरी में तो फिर भी खराब था, ये आप कह सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और टोटल हमारा ये था, टोटल ये हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज या स्वशासन की मांग करी थी? किसने करी थी? जरा बताओ इसमें से, है ना। ये कौन सा है?
अगर हम देखें इसमें से कौन सा है, दादाभाई नौरोजी है या फिर बाल गंगाधर तिलक है या फिर सुभाष चंद्र बोस है या फिर आप लगाओगे इसमें से एओ होम है, ये कौन सा लगेगा इसमें से? शाबाश। देखो हमारे जो दादाभाई नौरोजी थे उन्होंने 1886 के कांग्रेस के, 1893 के कांग्रेस के, 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी है ना भाई, ध्यान रखोगे, अधिवेशन की अध्यक्षता करी है, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो है दादाभाई नौरोजी इज द राइट आंसर। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, धन की निकासी का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। ओके, क्लियर हो जाएगा? कौन सा? धन की निकासी का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित आपको लगती है? कौन सी अनुसूची है जो भाषाओं से संबंधित है भाई, जरा बताओ। क्या आप लगाओगे 8वीं है, 10वीं है, 6वीं है, फिर 12वीं लगेगी, इसमें से कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। देखो हमारा संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारी जो आप 8वीं अनुसूची देखते हो उसमें कितनी भाषाएं थी? 14। उसके बाद एक जोड़ी 21वां संविधान संशोधन 1967 से सिंधी भाषा जोड़ी सबसे पहले। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 से और 3 भाषाएं जोड़ी। कौन कौन सी है वो? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है भाई, जो 3 जोड़ी थी यहां पर वो कौन कौन सी है? कोंकणी है, मणिपुरी है और नेपाली है। ठीक है भाई, ये जोड़ी है। फिर उसके बाद और आ जाओ 92वां संविधान संशोधन 2003 से, फिर बोडो डोंगरी मैथिली संताली जोड़ी है। बोडो डोंगरी मैथिली संताली, यानी कि 4 यहां पर जोड़ दी। अब देखो शुरू में कितनी थी भाई? शुरू में थी 14, एक सिंधी जोड़ी 15, 3 यहां जोड़ी 18 हो गई और फिर 4 यहां जोड़ी 22 हो गई। अभी हमारे पास कितनी है? 22 है। भाषाएं हमें किस में देखने को मिलती है? 8वीं अनुसूची में। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं लगता है? जरा बताओ कौन सा नहीं लगता? क्या खजुराहो नहीं लगता, भीमबेटका नहीं लगता, आनंद भवन नहीं लगता, या फिर आप लगाओगे सांची नहीं लगता? कौन सा आपको एक नहीं लगता है? पक्की बात है, सोच लेना है ना भाई। कौन सा एक नहीं है? बी वाला नहीं है। बहुत अच्छे, बी वाला नहीं है, इसको आप हटा दोगे। यहां पर हमारे यूनेस्को के स्थल अभी कितने हैं? वो 44 है। जुलाई में 44वां शामिल हुआ है 2025 में। मराठा काल के परिदृश्यों को शामिल किया गया है। मराठा काल के जो किले हैं ना, कितने किले? 12 किलों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में है और एक जिंजी का किला तमिलनाडु में है ना भाई। जिंजी का किला तमिलनाडु में है, वो भी मराठा काल का ही है जिंजी का किला। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलते हैं भारत में उगाई जाने वाली 2 मुख्य रेशेदार फसलें निम्नलिखित में से आपको कौन सी लगती हैं? जरा बताओ। रेशेदार होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये आपको सन और पटसन देखने को मिलेगी, ऊन और रेशम देखने को मिलेगी, रेयान और नायलॉन देखने को मिलेगी, कपास और जूट देखने को मिलेगी। जरा बताओ क्या लगाओगे, कौन सी हो जाएंगी भाई इसमें से, है ना? आप रेशेदार फसलों की बात कर रहे हो, सोच के देखना आंसर। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर पक्की बात है डी। यस, डी ही है, कपास और जूट, और दोनों ही किस मौसम की है? खरीफ। ठीक है भाई, दोनों ही आपको खरीफ की फसल देखने को मिलेंगी। खरीफ की फसल आपको देखने को मिल जाएंगी दोनों ही। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कपास तो खैर गुजरात में ज्यादा होती है। ठीक है भाई, गुजरात में होती है, महाराष्ट्र में होती है, इस तरफ आपको देखने को मिलेगी। जो जूट है वो कहां पर ज्यादा होती है? हमारे राज्यों में, वेस्ट बंगाल में। और देश के मामले में जूट ज्यादा कहां होती है? बांग्लादेश में। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। जूट को, है ना, ध्यान रखोगे, हम क्या बोलते हैं? जूट को पटसन कह देते हैं, ध्यान रखना, पटसन। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किस अभियान की घोषणा की गई है? जरा बताओ, ये कौन सा हो जाएगा? मिशन सुरक्षा भारत है, या फिर मिशन सुदर्शन चक्र है, मिशन रक्षा कवच है, मिशन नेत्र शक्ति है? जरा बताओ क्या लगाओगे? 15 अगस्त 2025 को मोदी जी ने अब तक का अपना सबसे लंबा भाषण दिया था, है ना भाई? जरा बताओ कितने मिनट का था? 103 मिनट का था वो, है ना? क्लियर हो जाएगा। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर, मिशन सुदर्शन चक्र इज द राइट आंसर। ओके भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या है? ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बोलता है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? किस आर्टिकल में लिखा गया है भाई ये बात? जरा बताओ, है ना भाई? क्या 38 में लिखी गई है, 40 में, 39 में, या फिर 36 में लिखी गई है? अगर हम देखेंगे अपने डीपीएसपी को, डीपीएसपी हमारे संविधान में 36 से 51 तक देखने को मिल जाएगा, भाग 4 में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है भाई, अब अगर हम देखें हमारा राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा?
38 में यह बात बोली गई है कि कल्याण को बढ़ावा करने का प्रयास करेगा राज्य। 38 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। 40 में क्या बोली गई है? पंचायती राज के बारे में बोला गया है ना भाई, पंचायती राज, यानी कि राज्य ज्यादा से ज्यादा पंचायतों का गठन करेगा। ठीक है भाई, लोकल लेवल पर गवर्नमेंट अच्छी चलाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे। बोलता है दशहरा हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आता है? चैत्र, अश्विन या फिर कार्तिक या फिर आषाढ़, कौन से महीने में आता है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। देखो भाई, दशहरा की बात कर रहे हैं हम, है ना। दशहरा हमारे आता है कब? सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के शुरू में। अब ये कौन सा समय है? ये है अश्विन का महीना। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अश्विन का महीना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, अश्विन में आता है। ओके, अच्छा, इससे पहले ही नवरात्रे आते हैं, वो भी अश्विन के महीने में आते हैं। हालांकि नवरात्रे 2 बार आते हैं, एक चैत्र के महीने में यानी कि मार्च अप्रैल, मार्च के लास्ट अप्रैल के शुरू में, और एक बार यहां आते हैं। ठीक है भाई, सितंबर अक्टूबर के समय पर। आ जाओ नेक्स्ट पर, है ना भाई। बोलता है चोल काल के दौरान मुवेंदल और अरैयार की उपाधियां किसके पास हुआ करती थी? जरा बताओ। राजा के पुत्र के पास होती थी, सेना के कमांडर के पास होती थी, अमीर जमींदार के पास होती थी, राजा के मंत्री के पास होती थी। चोल काल के दौरान, है ना भाई, मुविंदावेलन और अरैयार, ये जो उपाधियां होती थी, ये किसके पास होती थी? ये अमीर जमींदार के पास होती थी। ध्यान रखोगे। और चोल काल की नींव किसने रखी है? विजयालय ने रखी है। और अगर आप देखोगे, ये चोल काल की नींव विजयालय ने तो रख दी। इसकी राजधानी किसको बनाया था? तंजौर को। तंजौर तमिलनाडु में है, कावेरी के किनारे है। इसके कावेरी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत के किस राज्य में आपको, है ना, हेलियोडोरस स्तंभ देखने को मिल जाएगा? जरा बताओ क्या लगाओगे। ये किस में देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा? ये अगर हम देखें, जरा बताओ ये क्या है? इसको बड़ा खंबा भी बोलते हैं। ठीक है भाई, लोकल नाम से इसको बड़ा खंबा के नाम से जाना जाता है। और ये हेलियोडोरस ने ही बनवाया था। है कहां ये? जरा ये बताओ, है ना भाई। शाबाश, बहुत अच्छे। गड़बड़ ना हो जाए। एमपी के अंदर है, पक्की बात है। एमपी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, ये एमपी में ही है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, एमपी में है। इसको बड़ा खंबा के नाम से भी जाना जाता है, बड़ा खंबा के नाम से जाना जाता है। और इसको बनवाया भी, ध्यान रखोगे, हेलियोडोरस ने ही था। तो हमारा राइट आंसर मध्य प्रदेश वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। बोलता है वेद शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस मूल शब्द से हुई है? वेद शब्द ये कहां से आया है? क्या विद से आया है, वित्त से आया है, वेदी से आया है, किस से आया है? ये जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं इसमें से। ये कहां से आया है वर्ड, है ना भाई। शाबाश, बहुत अच्छे। बताओ इसमें से कौन एक राइट आंसर हो जाएगा? बच्चे कह रहे हैं विद इज द राइट आंसर। विद वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। ओके, विद का मतलब ज्ञान होता है। ठीक है, ये यहां से आया है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है 1018 में जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक बैठा हुआ था वहां पर? जरा बताओ। कन्नौज में मिहिर भोज थे, या फिर सामंत सेन थे, या फिर राज्यपाल प्रतिहार थे, या फिर इसमें से राजराजा चोल प्रथम थे? आपको याद है ना कि महमूद गजनवी जो था वो गजनी प्रदेश का शासक था। गजनी आपको अफगानिस्तान में देखने को मिल जाएगा। और इसके पिता सुबुक्तगीन, वो भी वहीं के शासक थे, सुबुक्तगीन। और इन्होंने भारत पर आक्रमण 985 ईस्वी में कर दिया था सुबुक्तगीन ने। सुबुक्तगीन का पहला तुर्क आक्रमण माना जाता है, यानी कि तुर्क मुसलमान का आक्रमण। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। पहला तुर्क मुसलमान का आक्रमण सुबुक्तगीन का। फिर सुबुक्तगीन की डेथ हो गई थी 998 ईस्वी में। ठीक है भाई, और उसके बाद कौन बैठ गया था? महमूद गजनवी गद्दी पे बैठ गया। और महमूद गजनवी ने फिर भारत पर 1026-27 तक आक्रमण किए थे। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब उसी में से जो 1018 में कन्नौज पर किया है, तो कन्नौज में प्रतिहार वंश का राज्यपाल नाम का शासक बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था? राज्यपाल नाम का ये शासक बैठा हुआ था। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। इसने 1025-26 में किसको, अगर आप देखोगे, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। किसको लूटा था? सोमनाथ मंदिर को लूटा था। यह भी आप ध्यान रखोगे। और सोमनाथ मंदिर को इसने लूट के बहुत धन की प्राप्ति करी थी यहां से, और लूट लाट के ये सिंध के रास्ते से जा रहा था। कहां के? ध्यान रखोगे, सिंध के रास्ते से जा रहा था। तो सिंध में इसको, सिंध के जाट मिल गए थे, उन्होंने इसको ही लूट लिया। बोला कि भाई जो भी लेके जा रहा है यहीं दे। और इसमें मार लगी थी यहां पर बहुत कैड़ी। बोलता है 9 से 18 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों में खेल प्रतिभागों की खोज करने के उद्देश्य से मार्च 2024 में
खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट, है ना भाई, ये आइडेंटिफिशियल, ये प्रोग्राम का उद्घाटन जरा बताओ ये कहां पर किया गया? क्या ये नई दिल्ली में या फिर लखनऊ में या फिर चंडीगढ़ में या फिर देहरादून में? जरा बताओ, 9 से 18 वर्ष तक के बच्चों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है भाई, शाबाश। जरा बताओ ये कहां पर किया गया है? क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। क्या हम चंडीगढ़ लगाएं इसमें से, है ना? चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। हरियाणा और पंजाब की क्या हो जाएगी? ये आपको राजधानी देखने को मिल जाएगी, और खुद में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़। आज भी नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है भारत में कौन सा राज्य कॉफी की व्यापक कृषि के लिए जाना जाता है? भाई अगर हम देखेंगे, कॉफी की बात कर रहे हैं, कॉफी की बड़े लेवल पर जो कृषि होती है वो कहां पर होती है? क्या ये महाराष्ट्र में, पंजाब में, असम में या फिर कर्नाटक में? तो हमारे यहां कर्नाटक में होती है। ये अरेबिका, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अरेबिका और रोबास्टा नाम की, या याद रखोगे, अरेबिका और रोबास्टा खूब अच्छे से बोई जाती है यहां पर कर्नाटक में। पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे, भारत में सिर्फ 3.14% ही यहां पर कॉफी की खेती होती है पूरी दुनिया के मुकाबले, और ज्यादा कहां पर होती है? ब्राजील में होती है कॉफी की खेती। और अगर आप देखोगे, इसको क्या बोला जाता है? कॉफी को, इसको कहवा बोला जाता है, कहवा, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से कृति किसान पार्टी की स्थापना, ये जरा बताओ ये कब की गई है? क्या ये 7 फरवरी 1927 को, या फिर आप लगाओगे 13 मार्च 1927, 12 अप्रैल 1927, या फिर 10 मई 1927 को की गई है? जरा बताओ क्या लगाओगे? कीर्ति के बारे में पूछा है आपसे, गड़बड़ ना हो जाए, शाबाश। ये कब, एग्जैक्टली डेट बताइए इसमें से क्या हो जाएगा, कब इसकी स्थापना की गई है ना भाई? क्या 7 फरवरी 1927, 13 मार्च 1927, या फिर 12 मार्च 1927, या फिर मतलब 12 अप्रैल, या फिर आप लगाओगे इसमें से 10 मई 1927 है? ये जरा बताओ कब की गई है? अमृतसर में हुई है इसकी स्थापना, है ना भाई? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, शाबाश। तो ये है 12 अप्रैल 1927 वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कहां पर हुई है? अमृतसर में हुई है। क्यों हुई है ना भाई? यानी कि एक किसानों का संगठन बनाने के लिए, किसानों का संगठन बनाना था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 अप्रैल 1927। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में इमानी शंकर शास्त्री निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तबला, सितार, बीन या फिर वीणा? जरा बताओ क्या बजाने के लिए जाने जाते हैं? शास्त्री जी के बारे में जरा बताइए, इसमें से क्या हो जाएगा? पक्की बात है, क्या वीणा लगा सकते हैं हम इसमें से, है ना? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। तो हमारा राइट आंसर है वीणा वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना भाई? वीणा इज द राइट आंसर, वीणा ही है। अच्छा, इनको 1973 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है, और ये कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए थे। किससे? कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए थे, क्योंकि वीणा वहीं पर ज्यादा बजाई जाती है कर्नाटक संगीत में, ठीक है भाई? और 1973 में इनको क्या मिला था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है भाई? क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किसने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी, जिसने स्वतंत्रता और ब्रिटिश विरोधी प्रचार के संदेश प्रसारित किए थे और स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण योगदान दिया था? देखो, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, 8 अगस्त को शुरू, है ना, और फिर 9 अगस्त को क्या करा? अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया और बड़े बड़े नेताओं को जेल में भरना शुरू कर दिया। तो कुछ तो नजरबंद हो गए, कुछ भूमिगत रहकर इस आंदोलन को चला रहे थे, चालाकी से चला रहे थे। अब उसमें से जो चालाकी से चला रहे हैं, जिन्होंने रेडियो का प्रसारण किया है, वो कौन है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना? क्या आप उषा मेहता लगा सकते हो? बिल्कुल ठीक है, उषा मेहता वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। और इस भारत छोड़ो आंदोलन को लीड कौन कर रहा था? गांधी जी कर रहे थे। और 8 अगस्त 1942 को उन्होंने बॉम्बे के अंदर करो या मरो का नारा भी दिया था, ठीक है? तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं? देखो भाई, 370 वहां पर 2019 में हट गया था, और फिर उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को इसे एक केंद्र शासित प्रदेश डिक्लेयर भी कर दिया था, और 2019 में ही वहां की विधानसभा को भी भंग कर दिया गया और विधान परिषद को भी हटा दिया गया था, ठीक है भाई? क्योंकि उससे राज्य का दर्जा छीन लिया और उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। अब अगर हम देखें, 2024 में यहां की विधानसभा फिर से चालू हो गई, विधानसभा के चुनाव हुए, नए सीएम आए यहां के, ठीक है? तो ये किस पार्टी से आते हैं? अगर हम देखें, क्या ये आते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी से आते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं? पक्की बात है, क्यों गड़बड़ कर रहे हो? डी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है भाई? 1932 में स्थापना हुई थी इसकी, 1932 में स्थापना, है ना भाई? क्लियर हो जाएगा। ये देखो, यहां पे पैंथर्स पार्टी थोड़ी ना लगाओगे,
हालांकि इसका नाम पूरा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, समझ गए इसका पूरा नाम, तो उससे मत मेल खिला देना उसको, पैंथर्स पार्टी नहीं है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से मीरा नंदा बार ठाकुर एक प्रसिद्ध नर्तकी हैं, किसकी? कथक की, सतरिया की, मणिपुरी, या फिर आप लगाओगे कुचिपुड़ी। ये कौन सा हो जाएगा जरा बताओ? मीरा नंदा बार ठाकुर का संबंध किससे हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। क्या हम सतरिया लगा सकते हैं? सतरिया कहां का हो जाएगा? ये है असम का शास्त्रीय नृत्य है, असम का शास्त्रीय नृत्य है। बोलता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान रखता है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? पक्की बात है 41, 48, 51 या फिर 44, है ना भाई? ये क्या कह रहा है? कौन सा डीपीएसपी का एक आर्टिकल है जो इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है? 51 करता है ना भाई? हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 51 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना? डीपीएसपी में बोलता है फरवरी 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, है ना भाई, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का उपसभापति है? जरा बताओ राज्यसभा का कौन उपसभापति है उस हिसाब से, फरवरी 2024 के हिसाब से। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हरिवंश नारायण सिंह इज द राइट आंसर। और राज्यसभा के अभी जो सभापति है वो कौन है? सीपी राधाकृष्णन। जो हमारे उपराष्ट्रपति है वही तो होते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अभी बोलता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण लगभग 1197 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तान ने करवाया था? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? अगर हम देखें ममलूक है, लोधी है, तुगलक है, या फिर आप लगाओगे इसमें से खिलजी है। ये कौन सा है? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं, है ना? क्या हम लगाएंगे? ममलूक या फिर गुलाम, है ना? गुलाम वंश वालों को ममलूक वंश भी तो बोल देते हैं। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। इसकी नींव 1206 में ऐबक ने रखी थी इस वंश की दिल्ली में, और 1290 तक ये वंश चला है। और ऐबक इसमें 1206 से 1210 तक गद्दी पे बैठा था ओनली, और इसी ने रखवाई थी दिल्ली के अंदर इसकी, है ना भाई, नींव। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में है ये, कुतुब मीनार की नींव भी इसी ने रखी थी। बोलता है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति किलोमीटर प्रति वर्ग, ध्यान रखोगे, किलोमीटर से अधिक आपको लगता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? यानी कि 1000 से ऊपर वाले जनसंख्या घनत्व वाले आपको कौन कौन से लगते हैं राज्य? भाई एक तो है बिहार, वो है 1106 पे, एक है वेस्ट बंगाल जो है 1028 पे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। क्लियर है? ये दो राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते किशन राव शंकर पंडित निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थे? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे। क्या ये ग्वालियर है, अतरौली है, मेवाती है, या फिर आप लगाओगे आगरा घराना है? कौन सा हो जाएगा? क्या एक राइट आंसर लगा सकते हो? ग्वालियर घराना इज द राइट आंसर, है ना? क्लियर हो जाएगा। हस्सू और हड्डू खान ने इसकी स्थापना कर दी थी। किसने करी थी? हस्सू और हड्डू खान ने इसकी स्थापना करी थी। इन दोनों ने इसकी स्थापना करी थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना घराना है, उसी से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से गलत युग्म राज्य और लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र की पहचान कीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर आपको रत्नगिरी देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ के अंदर बेलाडीला देखने को मिलेगा, कर्नाटक के अंदर कुद्रेमुख आपको देखने को मिलेगा, बादाम पहाड़ उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जरा बताओ कौन सा लगता है? भाई रत्नगिरी तो बिल्कुल भी नहीं है, रत्नगिरी तो महाराष्ट्र के अंदर है, तो इस वाले को गलत हो जाएगा। हमारा ये गलत की हमें पहचान करनी थी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। प्राचीन भारत के महाजनपद काल के दौरान भाग नाम से जाना जाने वाला कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया था? जरा बताओ, भाग नाम से जो टैक्स हुआ करता था वो किस पर लगाया जाता था? जरा बताओ। देखो भाई, मौर्य काल में 1/6 टैक्स था, है ना भाई? गुप्त काल में 1/6 था, है ना? हर्षवर्धन भी अपना 1/6 ही टैक्स लेता था, ओके, उपज का। लेकिन वो किस पर लगाया जाता था? साल भर की उपज का लगाया जाता था कृषकों पर, वो फार्मर्स पर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखोगे, 1/6 टैक्स लिया जाता था उस समय पर। तो हमारा ऐसी है। क्या कॉलेजियम प्रणाली देखने को मिलती है? संसदीय प्रणाली देखने को मिलती है? संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली दोनों है, या फिर राष्ट्रपति प्रणाली है? देखो, रशिया में राष्ट्रपति प्रणाली मिलती है, ठीक है, ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली मिलती है, ठीक है, फ्रांस में दोनों है। ध्यान रखोगे, राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली दोनों के पास पावर है वहां। हमारे देश में संसदीय प्रणाली है, ब्रिटेन से ली है। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है बंगाल में इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक आपको इनमें से कौन लगता है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जरा बताओ। शाबाश, किसने करी थी? कब करी थी? ये करी है 1876 में। किसने करी है? जरा बताओ। आनंद मोहन बोस ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलकर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। किसने? आनंद मोहन बोस ने
अगर आप देखोगे ये हो जाएगा, ध्यान रखोगे, किसके साथ मिलकर करी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलकर 1876 में। कांग्रेस से पहले बना हुआ ये संस्था थी। अब कांग्रेस से पहले ये संस्था बन गई, लेकिन अच्छे से हिट नहीं हुई, अच्छे से चली नहीं, ये आगे जाके कांग्रेस में ही मिल गई थी। कांग्रेस 1885 में बन गई थी, ठीक है, और ये 1886 में कांग्रेस से जा मिली, यानी कि उसमें मर्ज हो गई थी, है ना, ध्यान रखोगे, इंडियन एसोसिएशन। बोलता है उसैन बोल्ट ने निम्नलिखित में से किस आत्मकथा में अपने जीवन की यात्रा साझा करी है? रनिंग फॉर माई लाइफ है, या फिर रेस फॉर माई लाइफ है, फास्टर देन लाइटनिंग है, या फिर आप लगाओगे लेट योर माइंड रन है? तो जरा बताओ इसमें से, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना, ये कौन सा हो जाएगा, कौन सी लगेगी इसमें से? फास्टर देन लाइटनिंग इज द राइट आंसर। और आप लोगों को पता है 9.58, है ना भाई, इतने सेकंड में 100 मीटर का इनके नाम रिकॉर्ड है। ओके भाई, इनके नाम रिकॉर्ड है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की वह शैली है ना भाई, जिसे उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? नागर मंडप द्रविड़ विहार, कौन सी हो जाएगी? उत्तर भारत में कौन सी चलती है मंदिर वास्तुकला? नागर चलती है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, नागर चलती है। नागर में मेन चीज क्या है? जैसे चबूतरा हो गया, और चबूतरे के बीच में आपको यहां पर मंदिर देखने को मिल जाएगा, ये है मुख्य उसकी विशेषता, ही ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। द्रविड़ वास्तुकला कहां चलती है? दक्षिण भारत में चलती है मंदिर की। बेसर कहां पर चलती है? मध्य भारत में चलती है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है को मुख्य रूप से महाराष्ट्र के लोगों को नववर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है इसमें से नववर्ष दिवस के तौर पर? देखो भाई, गुड़ी पाड़वा ये तो महाराष्ट्र का है, पोंगल ये तमिलनाडु का है, बिहू ये असम का है, उगादी ये तो कर्नाटक का भी है, आंध्र प्रदेश का भी है, और तेलंगाना का भी है, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर है गुड़ी पाड़वा को मनाते हैं चैत्र के महीने के पहले दिन। हिंदू कैलेंडर का चैत्र महीना पहला महीना है, उसके पहले दिन ही मनाते हैं ये, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात आपको कितना लगता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? वो कौन सा है? क्या हम 943 लगा सकते हैं, है ना भाई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 943, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसमें से 943 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारा सेक्स रेशो 1901 में कितना था? वो तो बहुत ज्यादा था, 972 था भाई, है ना, यानी कि बहुत बढ़िया था। अब तक अगर आप देखोगे 1872 में हमारी पहली बार जनगणना हुई थी, और अब तक जितनी भी बार हुई है 15 बार हुई है 2011 तक, सबसे अच्छा लिंगानुपात 1901 में ही था, ठीक है भाई। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध विनीशियन यात्री कौन था, है ना भाई, जिसने केरल की यात्रा करी थी? तो वो कौन था जिसने केरल की यात्रा करी है? क्या वो अब्दुल रज्जाक है, मार्को पोलो है, निकोलो डी कांटी है, बार्थोमा है? चीन की खोज उसी ने करी थथी, और 1254 से, मतलब 1254 में उसका जन्म हुआ, 1324 में उसकी डेथ हो गई, और वो भारत में जो आया था 1280 से 1295 के बीच में उसने भारत का दौरा किया, मार्को पोलो, ठीक है भाई। कौन हो जाएगा? मार्को पोलो। ए भाई, निकोलो डी कांटी नहीं है, कैसे चलेगा? निकोलो डी कांटी का यहां क्या क्या लेना देना है ना भाई, है ना। निकोलो डी कांटी आया है कब? 1420 में, यहां पर 1420-21 में आया है यहां पर, ओके भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बीसीसी का आपको पूर्ण रूप क्या लगता है इसमें से? जरा बताओ बीसीसी क्या है इसमें से? क्या ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, या फिर बाइनरी कोडेड सर्कल है, या फिर बैरियर चैनल, है ना भाई, बैरियर चैनल कनेक्शन है, या फिर ब्लॉक चेन कनेक्शन है? ये कौन सा हो जाएगा? ये एक राइट आंसर जरा बताइए इसमें से। बीसीसी, है ना भाई, ये आपका किस में होता है? ईमेल में यूज किया जाता है ना बीसीसी। ऐसे ही आप सीसी यूज करते हो, कार्बन कॉपी। ऐसे ही आपसे क्या पूछ रहा है? बीसीसी के बारे में पूछ रहा है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो गया, काम खत्म, ठीक है भाई, क्लियर है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। 2025 के फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम, ये जरा बताओ ये किसने जीत हासिल करी है? इसमें किसने जीत हासिल करी? क्या हिकारू नाकामुरा ने करी है, या फिर आप लगाओगे इसमें पे फेबियो, है ना, फेबियामो करुआना ने करी है? मैग्नस कार्लसन हो जाते हैं, मैग्नस कार्लसन इज द राइट आंसर, ठीक है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं चेस के मामले में। बोलता है अमोंग मोंग फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, नागालैंड, या फिर उत्तराखंड लगाओगे? ये कहां पर मनाया जाता है? जहां मोत्सू मनाया जाता है, जहां ध्यान रखोगे हार्निवल मनाया जाता है, वहीं मनाया जाता है ये भी। आ जाओ नेक्स्ट पर। राज्य परिषद समूह रूप से किसके प्रति आपको लगती है जिम्मेदार होती है? विधानसभा के, या फिर आप लगाओगे इसमें से लोकसभा के, या फिर आप लगाओगे मुख्यमंत्री के, या फिर आप लगाओगे राज्यपाल के प्रति? ये किसकी बात कर रहा है? देखो, राज्य की जो आपकी मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? वो विधानसभा के प्रति तो है, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर ये
और विधानसभा आपको कहां पर देखने को मिलेगी? आर्टिकल 170 में। मैक्सिमम इसमें कितनी सीट हो सकती है? 500, और कम से कम कितनी हो सकती है? 60। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। कौन सी? ध्यान रखोगे, तेंदू की पत्तियों का प्रयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। बोलता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सफेद सरोद सम्राट के नाम से हम किसको जानते हैं? वो जानते हैं अमजद अली खान इज द राइट आंसर, है ना। ध्यान रखोगे 1975 में इनको क्या मिला था? पद्मश्री मिला था इनको, ठीक है। और अगर आप देखोगे इनको 1975 में पद्मश्री मिला, और अगर आप देखोगे इन्हें 1900, है ना भाई, 1991 में, 1990 में इनको पद्मा क्या मिला था? भूषण मिला था। ओके, और साल 2000 में क्या मिला है इनको मिला है पद्मा विभूषण। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और 1975 में इन्हें पद्मश्री मिला है। क्या मिला है? पद्मश्री। कहां के रहने वाले? ग्वालियर के। 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर में जन्म हुआ। पोंगल एक 4 दिवसीय फसल का त्योहार है जो गन्ने और जैसी फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। इसे मुझे आप होमवर्क के थ्रू बता देंगे